हेलो गाइस, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग डिकम्पोजिशन, डिपेंडेंसी, प्रिजर्विंग और लॉसलेस डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है, 20-22 जून में आया है। टोटल मार्क्स 3, 5, 8, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें से दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ए और बी करके। ए का पोर्शन हम लोग प्रीवियस में भी देखे थे, यहाँ भी देखेंगे। और दूसरे बी में दिया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन का ए पार्ट है, इस तरह का काम हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि इसको कैसे हम डिकम्पोज करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। वहाँ भी हम लोग देखा था। और यहाँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। चूँकि ये क्वेश्चन साथ में है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर फिर से दूसरे एग्जाम्पल यानी इस दिए हुए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डिकम्पोजिशन करेंगे और फिर ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और लॉसलेस डिकम्पोजिशन देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट ए में क्या काम करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है रिलेशन ABCDEF 6 एट्रीब्यूट से, और ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी से, जिसमें A to BD, B to E और D to CF है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में BCDEF दिया हुआ है, BCDEF दिया हुआ है, A दिया हुआ नहीं है। तो इसका एक की ए हो सकता है। अब ये की होगा कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। ए प्लस इसका क्लोजर निकालते हैं। ए प्लस से ए मिल जाएगा हमें, और ए से हमको फर्स्ट FD से BD मिल जाएगा, और बी से हमको E भी मिल जाएंगे, और D चूंकि आ चुका है तो CF, यानी ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे अवेलेबल्स हैं, इसलिए ए हमारा की फील्ड होगा। अब ये चेक करते हैं कि क्या कोई और सिंगल एट्रीब्यूट हमारा की बन सकता है। तो यहाँ पर बी का चेक करते हैं। तो बी से हमारे पास सिर्फ बी और ई मिल रहा है। सी से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दी हुई है, तो केवल सी होगा। डी का निकालें तो डी से हमको डी और CF ये 3 ही मिल रहे हैं। ई से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो केवल ई होगा। अब इनका कॉम्बिनेशन लें तो ए के साथ यदि किसी का भी कॉम्बिनेशन करेंगे, ऑब्वियसली वो हमारा की फील्ड होगा, क्योंकि ए ऑलरेडी हमारा मिनिमल की बन चुका है। तो अब बी और डी ये दो हमारे बच गए, तो इसका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करें। तो बी और डी से BD तो मिलेगा ही, और बी से हमको ई भी मिल जाएगा, यानी बी, डी और ई मिल चुके हैं। अब BDE में D आ चुका है, तो D से हमको C और F भी मिल जाएगा, लेकिन A नहीं मिल पाया, तो ये हमारा की फील्ड नहीं बन सकता है। अदर 2 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन ले तो AB, AC, AD, AE और ये सब के सब की फील्ड होंगे, ये सारे हमारे की फील्ड होंगे। अब इसका 3 एट्रीब्यूट का लें तो 3 एट्रीब्यूट में जिसके साथ A होगा वो हमारा की फील्ड बनेगा। 4 का भी बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे की फील्ड हो सकते हैं जो हम लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सुपर की हम लोग देखें तो A, AB, AC, ABC, ABD इस तरह के बहुत सारे कीज बन जाएंगे। इसमें सबसे मिनिमल हमारा A है, सिंगल एट्रीब्यूट का है, तो ये मेरा कैंडिडेट की बनेगा, और इसी कैंडिडेट की को लेकर हम आगे काम करेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट की हमारा बन गया A, since the closure of A includes all attributes of R, A के क्लोजर से हमें R के सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं, इसलिए ये की होगा। A is a candidate key and A is a single attribute and its proper subset is the empty set which cannot determine anything, so A is minimal। और यदि किसी सुपर की का कोई मिनिमल की हमें मिल जाए
तो वो हमारा कैंडिडेट की होता है। एंड सिंस वी फाउंड वन मिनिमल सेट दैट डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स and no smaller subset of attributes does so, A is the only candidate key, hence the key is A। तो A का हमारा A पार्ट का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था A पार्ट, उसका एक पार्ट तो हमें मिल गया, और वो एक पार्ट हमारा क्या था, इस A पार्ट में हमारा पहला काम था कि इस R का की फील्ड कौन सा होगा, तो इस R रिलेशन का की फील्ड हमारा A होगा। अब इसको सेकेंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग चेक करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम भी बना सकते हैं। A से हमको B और E मिल रहा है, B से हमको BD मिल रहा है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पर हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है A to BD, B to E और D to CF। इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम बनाए तो A से B और D हमारा ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गया, और B से हमको E मिल रहा है तो इससे हमको B और E मिल गया। फिर D से हमको C और F मिल रहा है, तो इस D से हमको C और F, यानी इस पूरे फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये हमारा डायग्राम हो गया कि इसके कौन कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसी होंगी। अब हम लोग इसके डिकम्पोजिशन के लिए चलते हैं, तो सारे नॉर्मल फॉर्म को हमें देखना होगा। फर्स्ट NF देखते हैं। सिंस डेटा इज नॉट अवेलेबल, वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एट्रीब्यूट का केवल नाम है, सो वी एज्यूम R इज इन 1NF। तो ये हमारा 1NF में हम एज्यूम कर लिए। इस तरह के केस में जनरली हमारा जो रिलेशन होता है वो 1NF में होता है। 2NF कहता है कि a relation is said to be in 2NF if it is in 1NF and all non-prime attributes are fully functionally dependent on any key of R। ये डेफिनेशन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं एग्जाम में, हम यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए लगा दिए हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ से काम कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास कैंडिडेट की A है तो प्राइम एट्रीब्यूट A हो गया और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट B, C, D, E, F हो गए। ये हमारा रिलेशन है और ये सब हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं जो ओरिजिनल में दिया हुआ है। एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करते हैं। फर्स्ट है A to BD। यहाँ पर B और D आप देखें तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है एंड आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन की, और ये दोनों के दोनों हमारा A पर डिपेंडेंट है जिसका कोई सबसेट नहीं है, इसलिए ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है। सो वी कैन से इट इज इन 2NF, इसलिए ये हमारा सेकेंड NF में है। और B to E ये हमारा दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट ऑन A। ये E हमारा डिपेंडेंट ऑन A वाया B हो सकता है, क्योंकि A से हमको B मिल रहा है और B से हमको फिर E मिल जाएगा, जो ऊपर फंक्शनल डायग्राम में हमने दिखाया था। तो B to E डिपेंडेंट ऑन A वाया B, ये भी हमारा A पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली है। इसी तरह से D और CF को देखें तो A से हमको BD मिल रहा है, यानी A से हमको D मिल जाएगा और D से हमको CF मिल जाएगा, यानी CF भी इनडायरेक्टली A पर डिपेंडेंट है। सो D to CF डिपेंडेंट ऑन A वाया D। सो वी कैन से दैट ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, हमारा E भी नॉन प्राइम है, C और F भी नॉन प्राइम है, और B और D तो डायरेक्ट थे ही, और ये E हमारा डायरेक्ट A पर नहीं था, लेकिन इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से A to B मिल जाता है और B से E मिल रहा है, यानी A से भी हमको E मिल जाएगा। तो ये भी हमारा कैंडिडेट की A पर डिपेंडेंट है, यानी B to E को हम A to E भी कह सकते हैं। तो ये हमारा डिपेंडेंट है, और ये जैसा कि डेफिनेशन सेकेंड NF का कहता है कि सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे कैंडिडेट की पर फुली फंक्शनल हो, तो ये भी हमारा फुली फंक्शनल है। सो ऑल एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन A, नॉट पार्ट ऑफ ए कैंडिडेट की। सिंस A is single attribute, so we can say that this relation is in 2NF।
यहाँ पर 2NF है, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। पार्शियल डिपेंडेंसी होती तो यहाँ पे हम ब्रेक करते। तो जो भी हमारे पास रिलेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हम रख लेंगे और उसी को फिर हम 3NF के लिए चेक करेंगे। अब 3NF कहता है अ रिलेशन इज इन 3NF इफ इट इज इन 2NF, यदि वो 2NF में है तो ऑलरेडी हमारे पास मिल रहा है। एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट फॉर एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी x to y, आइदर x इज सुपर की और y इज प्राइम एट्रीब्यूट। तो x हमारा सुपर की है या y प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो 3NF में होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। इसलिए हम एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखते हैं और उसको डिकम्पोज करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी था A to BD, चूंकि BD हमारा कैंडिडेट की A पर डिपेंडेंट है इसलिए इसके जितने भी एट्रीब्यूट हैं उसका एक रिलेशन हम बना लेंगे कि द एट्रीब्यूट्स फुली डिपेंडेंट ऑन A पर जो की डिपेंडेंट है वो और कैंडिडेट की, इन तीनों से हम एक रिलेशन बना लिया R1 इक्वल टू ABD। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का काम तो हमने कर लिया। अब अदर फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करते हैं। तो अदर फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमारा B2E है और यहाँ पर हमारा कैंडिडेट की A है तो प्राइम एट्रीब्यूट A हुआ और नॉन प्राइम BCDEF है। B और E दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ये E हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है इसलिए ये थर्ड NF में नहीं होगा। और वैसे भी थर्ड NF का एक रूल है कि यदि दोनों डिटर्मिनेंट एंड डिपेंडेंट यानी लेफ्ट और राइट बोथ एट्रीब्यूट यदि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो तो यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है। सो B इज नॉट ए कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की हमारा A है रिलेशन में। तो इसको यदि हम ब्रेक करें, जो ऊपर का डिपेंडेंसी दिया हुआ है, A से हमको B मिल जाएगा, B से हमको E मिल रहा है, तो E is indirectly dependent on A. So here transitive dependency exists और transitive dependency exist करता है तो B to E का एक रिलेशन बना देंगे। इस तरह से हम एक रिलेशन ये बना लिया R to BE। और इसी तरह से अब तीसरे डिपेंडेंसीज को देखें तो तीसरे डिपेंडेंसीज में D2CF है जिसमें D भी नॉन प्राइम है और ये भी हमारा नॉन प्राइम C और F है। इसको यदि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में दिखाएं तो A2 हमारे पास एक डिपेंडेंसी थी A2BD हमारा एक डिपेंडेंसी था। तो उससे चूंकि D पर डिपेंडेंट थे तो हम ये कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि D इनडायरेक्टली A पर डिपेंडेंट है तो CF भी होगा और D भी नॉन प्राइम CF भी नॉन प्राइम। तो इसी प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है क्योंकि D हमारा कैंडिडेट की नहीं है। इसलिए यदि A to BD को हम दो पार्ट में बांट दें, A to B एंड A to D, तो A to D और D से हमको मिल जाएगा CF। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर A to B इसको हम हटा दें, A to D से हमारा CF, तो अब A से हमारा CF भी मिल सकता है, यानी कि ये भी हमारा डिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है जो कैंडिडेट की पर पार्शियली डिपेंडेंट है। तो अब ये तो एक तरीका हुआ पार्शियल देखने का। ये दूसरा तरीका है कि यदि लेफ्ट और राइट बोथ NPA हो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो वो ट्रांजिटिव होता है। तो इस ट्रांजिटिव का भी एक नया रिलेशन बना लेंगे R3CD। और अब यदि हम टोटल देखें, सॉरी यहाँ पर एक F छूटा हुआ है, CDF। और अब यदि हम देखें तो हमारे पास तीन रिलेशन मिल गए, R1 ABD जिसमें A to BD है, इसको हम A to B और A to D भी कर सकते हैं, R2 BE है B to E से, और R3 DCF D to CF से। तो ये तीन हमारे पास रिलेशंस मिल गए, R1 R2 R3।
आगे देखें तो ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स इन ईच रिलेशन आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द की। ओरिजिनल रिलेशन में बी हमारा की नहीं था, लेकिन इस R2 रिलेशन में B2E से बी हमारा की बन गया। इसी तरह से ओरिजिनल में D2CF हमारा डी की नहीं था, लेकिन इस तरह से डिकम्पोज करने के बाद डी हमारा की बन गया और इस पर हमारा डिपेंडेंट है CF। तो अब सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे अपने कैंडिडेट की पर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है। सो हम कह सकते हैं कि टेस्ट द रिलेशन R1 ABD A to B A to D, A हमारा की है इसलिए ये हमारा 3NF में होगा। इसी तरह से R2 BE कहें तो B to E, जिसमें B हमारा की हो गया इस रिलेशन में R2 में आने के बाद, इसलिए ये भी हमारा 3NF है और कोई पार्शियल नहीं है। DCF में भी D हमारा सिंगल है और ये की है, इसलिए D2CF भी हमारा 3NF में आ गया। सो 3NF में 3 रिलेशन मिल गए हमको, R1 ABD, R2 BE और R3 DCF। तो these relations are in both 2NF and 3NF. No further decomposition needed. ये हमारा कंप्लीट पार्ट हो गया ए का। अब बी में पूछा है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या होता है और लॉसलेस डिकम्पोजिशन भी पूछा है। तो 1 by 1 हम लोग देखते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या होता है। इन ए नॉर्मलाइजेशन ऑफ DBMS और RDBMS, dependency preserving composition means that when a relation is decomposed into smaller relations, all the original functional dependencies of the relation can still be verified with the decomposed relation without requiring join. जनरली हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो ज्वाइन करके ओरिजिनल डेटा ऑब्टेन करते हैं, लेकिन बिना ज्वाइनिंग के हम ये चेक कर सकते हैं कि जो डिकम्पोज्ड रिलेशन है वो क्या ओरिजिनल रिलेशन के फंक्शनल डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व करता है या नहीं। कहने का मतलब हो गया, यदि कोई मेरा R है और इस R के फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है इस तरीके से, और इस R को यदि हमने 3 डिफरेंट रिलेशंस में डिवाइड कर दिया, जैसे R1, R2, R3, तो इसके भी अपने फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगे। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी इस R के साथ था। अब इसको जब हमने रिलेशन को डिकम्पोज किया तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे या इसका सबसेट होगा, तो इसके भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होंगे। FD, इसके फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम FS1 कह दें। इसी तरह से इसको FD S2 कहें और इसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी S3 कहें। तो अब यदि इन 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फिर से हम कंबाइन करें तो क्या हमारा ओरिजिनल रिलेशन का फंक्शनल डिपेंडेंसीज मिलता है। यदि मिल गया तो यहाँ पर हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन होगा, और नहीं मिला तो ये डिकम्पोजिशन सही नहीं है, हमारे ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी से डिफरेंट है। तो इस तरह के जो सेट बनेंगे इसके हम यूनियन निकाल लें, इस तीनों का यूनियन निकाल लें और इस पूरे को हम एक अलग डिपेंडेंसी ग्रुप कर दें GDS। और यदि ये GDS, इफ GDS इज सबसेट ऑफ FDs ओरिजिनल के इक्विवेलेंट हो और FDs इज सबसेट ऑफ GDs हो, तो हम कह सकते हैं बाय सेट थ्योरी रूल हम कह सकते हैं कि FDs और GDs इक्वल है। FD और GDs इक्वल है, क्योंकि सेट थ्योरी में हम लोग जानते हैं कि यदि कोई दो सेट दिया हुआ है, A सबसेट B हो और B सबसेट A हो, तो सेट थ्योरी ये कहता है कि यदि ऐसा दोनों अवेलेबल हो तो हम कह सकते हैं कि सेट A इज इक्वल टू सेट B। यही चीज यहाँ पे हमको देखना है कि यदि इस सारे रिलेशंस के फंक्शनल डिपेंडेंसीज का यूनियन को हम GD से डिनोट करें
और ये जीडीज हमारा एफडीज का सबसेट हो और साथ ही एफडीज हमारा जीडीज का सबसेट हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों डिपेंडेंसीज, फंक्शनल डिपेंडेंसीज सेम है। और यदि ऐसा है तो हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का फायदा क्या है? तो इट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी आफ्टर डिकम्पोजिशन। डेटा इंटीग्रिटी के लिए ये जरूरी होता है कि आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन हो। इट अवॉइड्स द नीड ऑफ एक्सपेंसिव जॉइंट्स टू चेक डिपेंडेंसी। एक दूसरा तरीका है कि जब भी हम नॉर्मलाइज करते हैं, डिकम्पोज करते हैं रिलेशन को, तो उसका ज्वाइन निकालें, लेकिन ज्वाइन में क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और बहुत सारे टपल्स बनते हैं, जो कि हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है। इसलिए इसमें ज़्यादा समय और टाइम लगने की वजह से हम बिना ज्वाइन किए हुए ये चेक करेंगे कि क्या ये डिकम्पोज रिलेशन हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्व करता है या नहीं। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग। यदि ऐसा है तो हमारा क्वेरी आसान होगा, एफिशिएंट होगा। बट इट इज़ अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन चेक कीजिए ही, ये डिजायरेबल है। यदि आप ये चेक करते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इसलिए इसको कहता है कि ये डिपेंडेंसी डिजायरेबल है, इसेंशियल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सो गाइज, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बताने के पीछे एक रीजन है कि जनरली शॉर्ट में आंसर्स लिख देते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट कंसेप्ट नहीं होता है। तो एक थॉरली आप कैसे लिखेंगे और उसका क्या मीनिंग होगा, वो क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे तरह से प्रॉपर वे में दे पाए, इसलिए इतनी सारी डिटेल्स में जा रहे हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पर चूंकि एक एग्जाम्पल मांगा है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व होता है या नहीं, तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि RWXYZ ये एक 4 एट्रीब्यूट का रिलेशन है। इसके फंक्शनल डिपेंडेंसी W2X, X2Y, Y2Z एंड Z2X दिया। इसको हम क्या कहते हैं, जितने भी रिलेशन में ये डिकम्पोज किया गया है, 3 रिलेशन में डिकम्पोज है, R1, R2 और R3। इसको हम कॉलम में रखते हैं, R1 WX, R2 WX XY एंड R3 XZ में। तो ये जितने भी रिलेशन है उसको आप इस तरह से कॉलम में रख दीजिए। और इसमें जो जो एट्रीब्यूट हैं, हर एट्रीब्यूट अपने आप को पर डिपेंडेंट होता है, यानी रिफ्लेक्सिव फंक्शनल डिपेंडेंसी बताया था फंक्शनल डिपेंडेंसी के प्रॉपर्टीज में। तो हर एट्रीब्यूट अपने आप को पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव फंक्शनल डिपेंडेंसी से W2W और X2X होगा इन दो एट्रीब्यूट के लिए। लेकिन चूंकि इसमें कॉमन पार्ट आ जाता है लेफ्ट और राइट में, तो यदि कॉमन पार्ट आ गया तो वो मेरा ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज होता है। और यहाँ पर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के लिए हमें ज़रूरी है कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेरे काम का नहीं होता है, ये ऑलरेडी होता ही है। तो W2W, इस W और X से हमारे पास 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेंगे, W2W, W2X, W2X, X2X एंड X2W। मगर इसमें X2X और W2W ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहलाते हैं और ये मेरे किसी काम के नहीं होते हैं। तो इसके ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ये दो हैं, इस दो के XX YY और इसके XX ZZ। ये इसको हम लोग अपने कंसिडरेशन में नहीं लाते हैं, इसलिए इसको हमने अलग कर दिया। रेस्ट जो दो बच गए W2X और X2W, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने W2X और X2W ये दो हम इसका रख लिए। अब ये चेक करेंगे कि क्या WX हमारा ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज में है। तो W2X देख रहे हैं तो ये W2X है, इसलिए इसको हम रख लेंगे। इसी तरह से अब X2W को चेक करें तो X2W X2Y तो है, W नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो नहीं है। देखते हैं यदि ऐसा केस आ जाए कि जो
जो भी हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज इस R1 का मिल रहा है वो ओरिजिनल में यदि नहीं हो तो उस केस में इस x का हम क्लोजर निकालेंगे इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज के आधार पर। तो x से हमको x मिल जाएगा और x यदि मिल गया तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमको y भी मिल जाएगा और y आ गया, x और y आ गया तो थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमको z भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें हमारा AW नहीं आ सका, जबकि हमको चाहिए था X2W, तो W नहीं आया, इसलिए ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे R1 का कोई काम का नहीं है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब हम रिलेशन 2 पे चलते हैं। इसके ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, रेस्ट जो बच गया वो x2y और y2x होगा। तो x2y को चेक करते हैं अपने ओरिजिनल में है, ऑफ कोर्स ये है, ये भी मेरा मिल गया, ये भी मेरा मिल गया, ये जिसको कि हम रेड से टिक किए हुए हैं। अब देखते हैं कि y2x क्या मेरे काम का है, तो y का क्लोजर निकालेंगे इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पर। तो y से हमको y मिल जाएगा और y2z ये हमको z दे देगा और z से हमको x मिल जाएगा, तो x y z। अब हमें चाहिए y2x, तो y2x इसके क्लोजर में आ गया x, इसलिए ये डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरा काम का है और इसको हम रख लेंगे क्योंकि y2x हमको मिल रहा है। अब इसी तरह से R3 का हम ट्रिवियल हटा दिए, बच गया xz और zx। तो अब xz में x से z डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिया हुआ है, आप इसको चेक कीजिए, डायरेक्ट x to z कहीं है, x to z x2 नहीं है, लेकिन x to y यदि हम x का क्लोजर निकालें तो x मिल गया x के रिफ्लेक्सिव से और x to y से हमको y मिल जाएगा और y से हमको z मिल जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम देख रहे हैं कि z आ गया, तो z आ गया तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली x to z हमारे काम का है, इसलिए इसको हम टिक कर दिए। अब इसका दूसरा पार्ट z to x देखते हैं, तो z to x डायरेक्ट दिया हुआ है, यानी हमारे पास सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ गए। wx यहाँ से आ गया, x to y इस जगह से आ गया, y to z हमको इस जगह से मिल जाएगा इस फंक्शनल डिपेंडेंसी R2 के फंक्शनल डिपेंडेंसी से, और z to x हमारा इससे मिल जाएगा। तो सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ गए, लेकिन हमें इसको ये प्रॉपर वे में बताना होगा कि कौन कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रहा है। तो हम इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज को एक जगह पे कर लिया, जिसको कि हम FD1 ऊपर के डायग्राम में बताए थे, फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ रिलेशन 1, फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ रिलेशन 2 एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ रिलेशन 3। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ रिलेशन 1 का हमने FDS1 से दिखाया और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं FDSI, आई इंडिकेट कर रहा है जितने रिलेशन है। तो इस कॉलम के लिए i का वैल्यू 1 होगा, इस कॉलम के लिए i का वैल्यू 2 होगा और इस कॉलम के लिए i का वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरे काम का जो आया है उसको टिक किए हुए हैं, उसको रख लिया W2x। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी S2 में हमने रख लिया x2y और y2x बोथ, और यहाँ पर भी ये दोनों है, x2z इनडायरेक्टली हमारे काम का है और z2x, इन दोनों को हमने यहाँ पे रख लिया। तो FDs के हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गए रिलेशन 1 के, रिलेशन 2 के, रिलेशन 3 के, और इनका यूनियन ले लें तो wx, xy, yx और xz, zx। अब ये सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे मिल गए और इसी को हम GDS से डिनोट किए हैं, एक नए नोटेशन से डिनोट कर रहे हैं। तो GDS में कौन कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ रहा है, wx, और ओरिजिनल में भी हमको चाहिए था wx, ओरिजिनल में भी दिया हुआ है, ओरिजिनल में xy भी दिया हुआ है, यहाँ भी आ रहा है तो wx, xy, लेकिन ओरिजिनल में y2x और x2z नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इसकी जगह पे y2x, x2z। तो इसका यदि क्लोजर हम यहाँ पे निकालें
इस y का क्लोजर इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से, अब ओरिजिनल से नहीं, इस GD वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी से y का क्लोजर निकालें तो y से x और y मिल गया, और x से चूंकि x आ गया तो इस x से हमको z मिल जाएगा, यानी y to z मिल जाएगा। इन दोनों से हमको x to z का मिल जाएगा जो ओरिजिनल में है, और z to x तो ऑलरेडी ओरिजिनल में था। तो ओरिजिनल में हमारे पास 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी थे, w to x, x to y, y to z एंड z to x। तो हमारे सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज इस रिलेशन, डिकम्पोज्ड रिलेशन के फंक्शनल डिपेंडेंसी से भी मिल रहे हैं, यानी इस GD से मिल रहे हैं। सो GDS इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अब इसी को डायग्राम से हम दिखाए हैं कि हमारा R का फंक्शनल डिपेंडेंसी ये था, और R1 का ये, R2 का ये, R3 का ये, इन तीनों को जब डिकम्पोज किए तो फिर से हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गई। तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, और इसी को बताया था कि यदि फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रॉपर सबसेट ऑफ GDs है, GDs प्रॉपर सबसेट FDs है, तो बाय सेट थ्योरी रूल हम कह सकते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी FDs और GDs इक्वल होंगे, यानी हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो रहा है। ये डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का था। अब हम लोग देखते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन। क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, समझाने में समय लग रहा है, अदरवाइज लिखने में आप इमीडिएट लिख लीजिएगा। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से लिख लेंगे। डेफिनेशन और एग्जाम्पल। लॉसलेस डिकम्पोजिशन इन नॉर्मलाइजेशन ऑफ DBMS RDBMS is the process of breaking down a relation into a smaller relation in a way that allows the original relation to be perfectly reconstructed by joining the smaller ones. It ensures no data loss or spurious tuples are introduced during the decomposition. Essentially, the original data can be recovered without any information being lost. इसको हम दूसरे ढंग से कर सकते हैं कि यदि हमने किसी रिलेशन को एक से अधिक रिलेशन में तोड़ा है, 2 या 3 रिलेशन में हमने तोड़ा है, R1, R2 और R3, तो इसके जितने टपल्स हैं और जो भी टपल्स हैं, यदि इन दोनों का ज्वाइनिंग, तीनों का ज्वाइनिंग करें तो वही टपल्स हमको R के मिलने चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। यदि इसमें एक भी टपल मिस कर गया, जिसको हम कह रहे हैं डेटा लॉस, या कोई टपल एक्स्ट्रा आ गया जिसको हम कह रहे हैं स्पूरियस टपल्स, तो वैसे केस में ये लॉस ही हो जाता है। तो लॉसलेस होने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस रिलेशन को डिकम्पोज किया है उस रिलेशन के ज्वाइन करने के बाद फिर से हमको ओरिजिनल रिलेशन के डेटा मिल जाने चाहिए। यही पॉइंट हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं। लॉसलेस डिकम्पोजिशन इंश्योर्स दैट decomposing a table does not lose information. It is crucial for maintaining data consistency in relational database. Dependency preservation desirable है, लेकिन ये हमारा क्रूशियल है। ओरिजिनल टेबल हमारा कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल में 5 टपल है, 5 टपल्स हैं, तो डिकम्पोजिशन के बाद ज्वाइनिंग करने पर भी 5 ही मिलने चाहिए, एक भी टपल एक्स्ट्रा नहीं, एक भी टपल कम नहीं। तो ऐसा यदि है तो इसको हम लॉसलेस डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब चेक कैसे करें कि कोई रिलेशन मेरा लॉसलेस है या नहीं, तो इसके कई मेथड्स हैं। हम यहाँ पे 2 मेथड केवल लेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये मेरा रिलेशन है, इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये दी हुई है। अब चेक करते हैं वेदर द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। इसी रिलेशन को RABCDE फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम 2 रिलेशन में डिवाइड कर दिए। पहले वाले रिलेशन में ABC है और दूसरे वाले रिलेशन में ADE है। तो फर्स्ट मेथड में हम चेक करते हैं कि क्या R1 और R2 का इंटरसेक्शन R1 बताता है या R1 और R2 का इंटरसेक्शन R2 के इंडिकेट करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी। यदि इसका इंटरसेक्शन R1 को या R2 को इंडिकेट करता है तो ये लॉसलेस होगा। मगर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है
कि R1 और R2 का इंटरसेक्शन में हम कॉमन एट्रीब्यूट देखते हैं। तो यहाँ पे R1 में A B C दी हुई है और R2 में A D E दी हुई है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। अब ये R1 और R2 के इंटरसेक्शन से A हमको कॉमन मिल रहा है, तो क्या इस A से हम ये रिलेशन या ये रिलेशन पा सकते हैं? यदि ये मिल गया तो R1 हो गया, ये मिल गया तो R2 हो गया। अब इसी को चेक करना है कि इस कॉमन एट्रीब्यूट से हमको R1 या R2 मिलता है या नहीं। अब इस A का हम क्लोजर निकालेंगे। तो A का क्लोजर यदि हम निकालें तो यहाँ A प्लस और ओरिजिनल क्लोजर हम लोग हमेशा ओरिजिनल रिलेशन से निकालते हैं। तो ओरिजिनल रिलेशन ये है और फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारा ये है। इनके हेल्प से हम देखते हैं कि A से हमको क्या मिल रहा है। तो A के क्लोजर से हमको A मिल जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं A से हमको BC मिल रहा है। A से हमको BC मिल रहा है, तो A से हमको B और C भी मिल गया। अब हमारे पास ABC है, ABC से में B से हमको D भी मिल रहा है, और भी कुछ मिल रहे हैं क्या, और C और D है तो C और D से E भी मिल जाएंगे। यानी इस एट्रीब्यूट्स हमको मिल रहे हैं और E मिल गया तो A भी मिल गया, यानी इससे हमको सारे एट्रीब्यूट मिल गए। लेकिन हमें तो R1 में सिर्फ ABC चाहिए, तो ABC चूंकि R1 से हमको मिल जा रहा है, इसलिए A टू ABC हमारा लॉसलेस हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर R1 और R2 का इंटरसेक्शन R1 के इंडिकेट कर रहा है। R1 और R2 का कॉमन था A से हमको सारे एट्रीब्यूट्स मिल जा रहे हैं ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी से, तो R1 के सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए ABC, एक्स्ट्रा भी मिल रहा है लेकिन हमें चाहिए ABC, तो इससे हमको ABC मिल गया। और एक भी रिलेशन यदि मिल गया तो दो रूल था, आइदर दिस और दूसरा था हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 से हमको R2 मिलना चाहिए। तो अब R1 मिल गया तो R2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ N नहीं और है, तो और दिया हुआ दोनों में से कोई एक मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ये लॉसलेस है। ये मेरा फर्स्ट मेथड था फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पर चेक करने का कि हमारा लॉसलेस है या नहीं है। एक और मेथड देख लेते हैं हम लोग, और जो आपको समझ में आए उसको आप यूज कीजिएगा। सेकंड मेथड कहता है कि फिल द कॉलम विथ लेमडा अकॉर्डिंग टू द डिकम्पोज रिलेशन R1 R2। R1 और R2 जो दिया हुआ है हमारा पास ये आया है। इस रिलेशन में हमें यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं निकालनी है, हमें यहाँ सिर्फ ये रिलेशन जो दिया हुआ है उसके एट्रीब्यूट्स को रख देना है। तो ABC हो गया और फिर A तो कॉमन है, D और E रख लिए, यानी सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे रख लीजिए। अब R1 रिलेशन में जो जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है उसको एक सिंबल से दिखाइए। हमने यहाँ पे लेमडा लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लेमडा से दिखा दिया कि R1 में ABC अवेलेबल है। जो नहीं है उसको किसी दूसरे सिंबल से दिखा दीजिए। हमने यहाँ पे बीटा से दिखा दिया कि R1 में D और E नहीं है। इसी तरह से R2 का निकालिए, R2 में ADE, तो जिसमें वो एट्रीब्यूट है वहां पे लेमडा लगाइए, ADE है, हमने लेमडा लगा दिया, BC नहीं है तो बीटा लगा दिया। अब इस टेबल पर आगे हमको काम करना है। अब काम कैसे करना है, तो फॉलो द फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ रिलेशन R, यानी ओरिजिनल रिलेशन। तो ओरिजिनल रिलेशन हमारा ये दिया हुआ है, इसको कहीं पे लिख लीजिएगा तो बार बार जो हमें बैक करके देखना पड़ रहा है वो नहीं देखना पड़ेगा। तो इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी फर्स्ट चेक करते हैं, E to A since column E does not have the same symbol। E का हम यहाँ पर देखेंगे इस कॉलम में, क्या E के कॉलम में दोनों ही हमारा सेम सिंबल है? यदि सेम सिंबल है तो E पर जो A है उसमें हम अपडेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो A में हम किसी तरह का कोई अपडेशन नहीं करेंगे।
जैसा टेबल है वैसा ही छोड़ देंगे। तो ये टेबल ऐसा ही रह गया, इस फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी से कोई अपडेशन नहीं हुआ। सेकेंड में हम चलते हैं, सेकेंड हमारा दिया हुआ है B2D। तो B2D में B हमारा डिटर्मिनेंट है, B में देखेंगे दोनों सेम है सिंबल, नहीं है, तो इसका D का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये भी हमारा इस टेबल में कोई अपडेट नहीं लाएगा। थर्ड में चलते हैं, थर्ड हमारा CD to E है, तो आइदर C और D, C में भी डिफरेंट है, D में भी डिफरेंट है, इसलिए E में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी टेबल इससे भी हमारा अनअफेक्टेड रह गया, यही टेबल रह गया। अब लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हम चेक करते हैं, तो लास्ट डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हमारा दिया हुआ है, ये थर्ड तक हमारा यहाँ तक दिया हुआ है। अब फोर्थ में हम लोग चलते हैं। फोर्थ फंक्शनल डिपेंडेंसी A to BC ओरिजिनल में दिया हुआ है। अब ए कॉलम को हम चेक करते हैं, क्या ए में सारे सिंबल सेम है, तो बोथ रो में हमारा बोथ रिलेशन में दोनों सिंबल सेम है। और ए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A to BC को A to B भी लिख सकते हैं, सॉरी A to B, इसको हम डिकम्पोज करते हैं, डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी के प्रॉपर्टी से हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, A to B और A to C कर सकते हैं। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या A के बोथ रो में सेम सिंबल है, तो B में हम सेम सिंबल बना देंगे, यानी यहाँ पे गामा दिया हुआ है तो यहाँ भी हम वही सिंबल लगा देंगे। तो ये सिंबल को हम इस तरीके से चेंज करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये हमने लगा दिया लेमडा। और अब इस दूसरे वाले में फिर हमारा ए है, तो ए क्या सेम है, यदि है तो सी में अपडेशन होगा, तो सी में अपडेशन होगा, ये बीटा भी हमारा चेंज कर जाएगा, और बीटा चेंज हो गया तो ये हमको मिल गया। यानी अब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से जो ये टेबल हमारा दिया हुआ था इसके ऊपर वाले में, उसमें चेंजेज आ गए, और चेंजेज आने के बाद जब हम इस टेबल को केयरफुली चेक करते हैं तो इसका एक रो सेम सिंबल से फिल हो गया। यदि कोई भी रो में सेम सिंबल आ जाए तो हम कहते हैं कि जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है। तो यहाँ चूंकि R2 में ये पूरा का पूरा सेम है, चेक द रोज R1 एंड R2, if any row has the same symbol in all columns then the decomposition is lossless, otherwise decomposition is lossy. Here row R2 has the same value lambda, hence the decomposition R1 ABC और R2 ADE is lossless. तो ये दो मेथड है, दोनों मेथड में से किसी एक से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। गाइज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 3-4 तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे, और ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि ये 16 मार्क्स का है। आप ऊपर मार्क्स देखेंगे तो ये 16 मार्क्स का है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करके इस तरह से इसमें से कुछ पोर्शन आप छोड़ भी सकते हैं। ये जो 1 2 3 4 हमने लगाया है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, ये 1 2 3 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट टेबल दिखा दीजिए और सेम मिल गया तो आप कंक्लूड कर दीजिए कि ये लॉसलेस है। यदि दोनों रो में डिफरेंट रह गया, किसी भी कॉलम में, एक भी कॉलम में डिफरेंट रह गया, तो आप इमिडिएटली कह दीजिए कि वो लॉसी डिकम्पोजिशन है। तो इस तरह से हम डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, लॉसलेस डिकम्पोजिशन, लॉसी डिकम्पोजिशन और किसी रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।